ये जो चैप्टर है, देखें इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने फिजिक्स में जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़े हैं वो हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, अप टू वर्क एनर्जी पावर तक। जब भी हम बोलते थे ऑब्जेक्ट, हमारा मतलब था पॉइंट ऑब्जेक्ट से, मीन्स एक मैथमेटिकल पॉइंट का। हमने कार बोला तो हमारा कार से भी मीनिंग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से था। फिर रोटेशनल में हम कुछ रियलिस्टिक कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। हमारे डेली लाइफ में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होते, उनका डायमेंशन होता है। तो हमने यहाँ पर डायमेंशन वाले ऑब्जेक्ट लिए, लेकिन फिर भी एक रिस्ट्रिक्शन रखा। यहाँ पर हमने क्या बोला? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मीन्स जो कंप्रेस नहीं हो या जिसके पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। लेकिन हम जब रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे ये मार्कर है, इसको अगर हम दबाएंगे तो दब जाएगा। तो इस चैप्टर में हम कुछ रियलिटी के करीब आएंगे। यहाँ पर जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो रियल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट देखो कैसे बने होते हैं, वो पॉइंट पार्टिकल्स का सिस्टम होते हैं। जैसे कोई ये मार्कर बना होगा, इसमें मॉलिक एटम्स होंगे, ठीक है। वो एटम आपस में एक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होंगे, और इनके बीच का ये जो बॉन्ड है ना, एक स्प्रिंग जैसा काम करता है। जैसे तुम दो पार्टिकल्स को लो, जैसे यहाँ पर मैंने एक पार्टिकल का सिस्टम लिया। अब अगर मैं एक एंड से इसको फोर्स लगाता हूँ सर्टेन, तो ये पूरे ऑब्जेक्ट में जो होगा फोर्स वो डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड का जाएगा, और बीच में ये डिफॉर्म होगा, है ना। तो एक फोर्स जो हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे, जो उस ऑब्जेक्ट का शेप बदल सकता है, वॉल्यूम बदल सकता है, लेंथ बदल सकता है, उसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। तो रियल कंडीशन में ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो अब उनकी हम प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं। तो इस चैप्टर में जिस हम प्रॉपर्टी की स्टडी करने वाले हैं दैट इज इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इलास्टिसिटी की स्टडी करेंगे। तो इलास्टिसिटी है क्या वो हम समझेंगे। उससे पहले हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, तो हम सबसे पहले इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं। देखो, दो एटम के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक, और दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। एग्जांपल के लिए, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में जो फोर्स लगेगा वो तो हो जाएगा इंटर एटॉमिक, और H2O मॉलिक्यूल और H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। हम बात अभी कर रहे हैं इंटर एटॉमिक फोर्सेस की, और लगभग सेम चीज़ें, बस खाली डायमेंशंस में चेंज आएगा, वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए सही होती है। अब नंबर एक बात, जब हम हाइड्रोजन एटम को देखें तो उसका एक न्यूक्लियस होगा जिसमें एक प्रोटॉन होगा, और उसके चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ एक इलेक्ट्रॉन। तो दो, अगर हम हाइड्रोजन एटम को देखें तो वो दोनों अट्रैक्ट क्यों करेंगे एक दूसरे को? पहली बात, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, तो इनके बीच में क्या फोर्स होगा? तो एक्चुअली जब ये आइसोलेटेड हो, मीन्स बहुत दूर दूर हो, तब तो ये बात सही है कि ये शेप लगभग ऐसा होगा। लेकिन जब दो हाइड्रोजन एटम पास में आते हैं तो ये थोड़े से डिफॉर्म हो जाते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में चक्कर न लगा के थोड़ा इलिप्टिकल शेप में ले लेगा, तो और जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा। तो एक्चुअली में यहाँ पर अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन एटम का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड है। लेकिन अब देखो डिफरेंस आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज का सेंटर आ गया या नेगेटिव चार्ज का सेंटर आ गया। तो ये एक तरह का डायपोल बन गया। अब दो डायपोल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इस वजह से इनके बीच में फोर्स आ जाएगा, ठीक है। हालांकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन क्योंकि ये अपना शेप डिफॉर्म कर लेते हैं और एक डायपोल बन जाते हैं, तो इनके बीच में फोर्स लगता है। तो वो इंटर एटॉमिक फोर्स के बारे में हम अब बात करने वाले हैं। तो ध्यान से समझे मैं क्या कर रहा हूँ। ये वाई एक्सिस ले ली मैंने, ये एक्स एक्सिस हो गई।
ठीक है, ये होगी वाई एक्सिस। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक हाइड्रोजन एटम को यहाँ पर फिक्स कर रहा हूँ ओरिजिन पर, और एक हाइड्रोजन एटम को इन्फिनिटी से मैं लाऊंगा। ठीक है, तो उसका फोर्स इस डिस्टेंस के साथ, अभी मैं आर ले लेता हूँ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगा वो ग्राफ मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बहुत दूर है तो फोर्स लगभग जीरो है ना, क्योंकि ये जो आर वाली लाइन है इस पर फोर्स जीरो, तो बहुत इन्फिनिटी से चलाते हुए ला रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार पहले इसको बना लेता हूँ। ठीक है, ये इस तरह का ग्राफ होगा। तो हम है ना राइट से लेफ्ट की तरफ ला रहे हैं हाइड्रोजन एटम को, तो देखो ये फोर्स जो है, नेगेटिव फोर्स का मीन्स अट्रैक्शन, पॉजिटिव फोर्स का मीन्स रिपल्शन, है ना। क्यों, वो देखो साइन की वजह से हम साइन ले रहे हैं एक्चुअली में। देखो जैसे एक हाइड्रोजन एटम है, उससे दूसरे हाइड्रोजन एटम की डिस्टेंस के लिए पोजीशन वेक्टर ऐसे लोगे, लेकिन अट्रैक्शन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो क्योंकि आर और एफ की डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव फोर्स आएगा, तो वो अट्रैक्शन का होगा। जब सेम डायरेक्शन में होगा तो रिपल्शन का होगा। ठीक है, तो हम जैसे जैसे आ रहे हैं तो अट्रैक्शन का फोर्स देखो बढ़ता जा रहा है ना, नीचे बढ़ता जा रहा है। फिर अट्रैक्शन का फोर्स इस पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाएगा। फिर अगर इन दो हाइड्रोजन एटम को मैं और पास में लाऊंगा तो अब क्या होगा, अट्रैक्शन का फोर्स कम होने लगेगा। इस पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, ना तो दोनों के बीच में ना तो अट्रैक्शन का फोर्स है ना रिपल्शन का फोर्स। अब इससे अगर और पास में लाएंगे तो रिपल्शन का फोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है जहां पर नेट फोर्स जीरो है इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। हमने उसको आर नॉट से दिखा रखा है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है। ठीक है, अब इन दो हाइड्रोजन एटम की पोटेंशियल एनर्जी, इस सिस्टम की एनर्जी कैसे, पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करी हम वो भी देखते हैं। ये जो आर नॉट डिस्टेंस है इस पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम बिकम्स मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी का, है ना। अब हमको मालूम है कि कोई सिस्टम तब स्टेबल होता है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो ये आर नॉट डिस्टेंस पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हुई, तो इसको हम इक्विलिब्रियम की डिस्टेंस बोलते हैं, है ना। यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है एक्चुअली में, ये बॉन्ड लेंथ है, यानी दो एटम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर जहाँ पर रहते हैं वो उन दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ होती है। तो एक्चुअली में ये बॉन्ड लेंथ भी है आर नॉट। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। अब सुनो, ये इस एसिमेट्रिक कर्व है। अब देखो अगर आर नॉट से डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा, जैसे तुम ऐसा मान सकते हो कि दो हाइड्रोजन एटम के बीच में एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ है और इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है आर नॉट। अब अगर मैं राइट हैंड साइड की तरफ जाऊंगा तो डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो अट्रैक्शन का फोर्स काम करने लगेगा। तो अगर मैं इनको पुल करूंगा तो अट्रैक्शन का फोर्स काम करने लगेगा, और अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस कम करूंगा तो रिपल्शन का फोर्स काम करने लगेगा। तो ये बॉन्ड एक्चुअली में एक तरह का स्प्रिंग जैसा काम कर रहा है। एंड दिस बॉन्ड, ये जो फोर्स है, ये इंटर एटॉमिक फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी क्या है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। अच्छा, उससे पहले हम इसकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अभी तक तो इस पोर्शन से आया नहीं है। देखो, जो अट्रैक्शन का फोर्स है इट इज इक्वल टू नेगेटिव ए अपॉन आर रेस टू पावर एन। ठीक है, आर उन दो एटम के बीच की डिस्टेंस है, एन कोई पावर है। अब हमने देखा हुआ है जनरली जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो आर रेस टू पावर टू का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर का, लेकिन ये टू पावर नहीं, उससे बड़ी पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। जो इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो जनरली 6 या 7 के आसपास रहती है ना, 6-7 पावर रहती है जनरली। और रिपल्शन फोर्स जो होगा इट इज बी कोई कांस्टेंट है ना, अलग अलग एटम एटॉमिक सिस्टम के लिए अलग अलग होंगे ए और बी का वैल्यू। अब नेट फोर्स अगर हम देखें किसी दो एटम के बीच में जो लग रहा है, अट्रैक्शन का भी और रिपल्शन का भी। ठीक है, अब देखो जब ये डिस्टेंस आर नॉट हो जाती है
तब हमको पता है ना कि नेट फोर्स कितना हो जाता है, 0। तो हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस अब यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे। अब यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला था F इक्वल टू माइनस ए अपॉन आर रेस टू पावर एन प्लस बी अपॉन आर रेस टू पावर एम। ठीक है, तो ये 0 इक्वल टू माइनस ए अपॉन, मैंने आर की जगह आर नॉट रख लिया, तो एफ को मेरे को 0 करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमने बोला ना जब आर इक्वल टू आर नॉट होगा तब फोर्स बिकम 0। ठीक है, बी अपॉन आर रेस टू पावर एम है ना, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए अपॉन आर नॉट रेस टू पावर एन इक्वल टू बी अपॉन आर नॉट रेस टू पावर एम। ठीक है, तो आर नॉट रेस टू पावर एम अपॉन आर नॉट रेस टू पावर एन इक्वल टू बी अपॉन ए। यहाँ से क्योंकि बेस सेम है तो हम पावर को ऐसे सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आर नॉट का वैल्यू आ जाएगा बी अपॉन ए रेस टू पावर 1 अपॉन एम माइनस एन। ठीक है, ऐसा भी हम लिख पाएंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा फ्रेम होगा अभी मैं तुम्हें समझा देता हूँ। उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। हमको पता है ना कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर। तो हम अगर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें तो एफ सी इंटू डी आर नेगेटिव। ठीक है, अब अगर हम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना चाहें तो डी यू को इंटीग्रेट कर दें, माइनस तुम्हारे पास एफ सी का वैल्यू था नेगेटिव ए अपॉन आर रेस टू पावर एन प्लस बी अपॉन आर रेस टू पावर एन डी आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ओके, अब अगर मैं मान लूँ कि आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी यू आर और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट हो, या अभी हम यहाँ डायरेक्ट, ठीक है ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ए आर रेस टू पावर माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1 प्लस बी आर रेस टू पावर माइनस एम प्लस 1 अपॉन माइनस एम प्लस 1। तो ये हमारे पास अगर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास ए अपॉन नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, लेकिन इसको नेगेटिव साइन ले लो तो मैं इसको माइनस एन माइनस 1 लिख सकता हूँ और आर एन माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये नेगेटिव इधर आ गया और फिर एक नेगेटिव कॉमन ले लो तो यहाँ प्लस लगा लो तुम, बी अपॉन एम माइनस 1 आर रेज टू पावर एम माइनस 1। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब देखो नीट में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, एक तो तुमको ये ग्राफ ध्यान रखना होगा और तुमको ये ध्यान रखना होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बिकम्स मिनिमम, और ये फॉर्मूला याद रख लें नेट फोर्स का, ये वाला फॉर्मूला याद रख लेंगे और ये वाला फॉर्मूला याद रख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अब न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी तो कम है, तो ठीक है इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करने वाले। तो ये हो गया इंटर एटॉमिक फोर्सेस की बात। तुमको मैंने एक बात समझा दी कि दो एटम के बीच में जो फोर्स लगता है इट इज़ इंटर एटॉमिक फोर्स, और इनके बीच में एक डिस्टेंस होती है आर नॉट जहाँ पर ये सिस्टम अपने आप को होल्ड रखना चाहता है। इससे बढ़ाओगे तो अट्रैक्शन का लगेगा, इस डिस्टेंस से कम करोगे तो रिपल्शन का लगने लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं जैसे कोई इनको दबाने की कोशिश करता हूँ सिस्टम को, तो मैं इसको डिफॉर्म तो कर दूंगा, जैसे ही छोड़ूंगा तो ये वापस स्प्रिंग फोर्स से वापस अपनी पोजीशन को गेन करने की कोशिश करेगा। देखो मैं तुम्हें समझाना क्या चाहता हूँ, ये दो मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, इनके बीच में एक बॉन्ड है, या ऐसा मान लो दो मेरे पास मेटेलिक स्फीयर है उसके बीच में एक स्प्रिंग है। ये सिस्टम अभी अपनी नेचुरल पोजीशन पे, अगर मैं इस सिस्टम को दबाने की कोशिश करता हूँ यानी इनको और पास में लाने की कोशिश करता हूँ तो ये डिफॉर्म तो हो जाएगा। तो मैंने जो फोर्स लगाया वो डिफॉर्मिंग फोर्स है, मैं जैसे इसको हटा दूंगा ये वापस अपना ओरिजिनल शेप गेन करने की कोशिश करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ इट इट ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस इज नोन एज इलास्टिसिटी। मतलब ऑब्जेक्ट को डिफॉर्मिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में रखोगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल शेप रीगेन करने की कोशिश करेगा, और उसकी इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो एक बात समझ लेंगे हम कि इलास्टिसिटी क्या है। इलास्टिसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ
object by virtue of it try to regain its original dimensions after removal of deforming force. मतलब ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद अपना ओरिजिनल डायमेंशन गेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और इसका जो कॉज होता है इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक बात और, जैसे अगर हम मड लें, मिट्टी का गोला लें, उसको अगर हम दबाने की कोशिश करें तो वो बहुत कम कोशिश करता है वापस अपना ओरिजिनल शेप रीगेन करने की। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं प्लास्टिक और इनकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी, है ना। इलास्टिसिटी का अपोजिट है। इलास्टिसिटी मीन्स अपना ओरिजिनल शेप गेन करने की कोशिश करना और प्लास्टिसिटी मीन्स ओरिजिनल शेप गेन करने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। ऐसे मटेरियल को हम प्लास्टिक बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ से बस तुम्हें डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है। अब नेक्स्ट बात है स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है। देखो स्ट्रेस क्या होता है इसको हम समझते हैं। मान लो मैंने एक वुड का सिलेंडर ले लिया या किसी भी मटेरियल का ले लूं। अब इसके ऊपर मैं कोई हैवी वेट रख देता हूं, मान लो 50 केजी का वेट रख दिया है। तो अब क्या होगा, ये जैसे ग्राउंड पे रखा था, इस वेट की वजह से ये डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और ये वेट जो हमने रखा 50 केजी का, इसकी वजह से वेट इस पे नीचे लग रहा है mg, या हम इसको फोर्स मान लेते हैं mg लग रहा है। तो हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस, ठीक है। और तो स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। एक्चुअली में ये होता है रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो क्या होगा कि जैसे तुम्हारा ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये फोर्स लगाएगा, बदले में ये वाला जो ऑब्जेक्ट है सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट वो भी एक फोर्स लगाएगा, है ना। ये जहां पर आके रुक गया इक्विलिब्रियम पर, तो ये वाला फोर्स और ऑब्जेक्ट का लगा हुआ फोर्स बराबर होगा, उसको बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो इट इज रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो व्हाट इज स्ट्रेस, इट इज रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब इसकी ऐसा यूनिट अगर हम देखें तो इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ध्यान रखना ये यूनिट ये प्रेशर की भी यूनिट है और स्ट्रेस की भी हो गई और किसकी हो सकती है, ठीक है। तो प्रेशर की और स्ट्रेस की। और अभी हम आगे देखेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। अच्छा ये वेक्टर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन डिफाइंड है। जो रेस्टोरिंग फोर्स लगता है वो हमेशा सरफेस से अपोज परपेंडिकुलर लगता है। अच्छा ये थ्रस्ट की भी यूनिट है, ये थ्रस्ट की भी यूनिट है ना। थ्रस्ट की भी यही यूनिट है, प्रेशर की भी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी सेम यूनिट है, मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक हो गया स्ट्रेस क्या होता है। अब देखो ऑब्जेक्ट को तीन तरह से डिफॉर्म कर सकते हैं। 1 मिनट। देखो ऑब्जेक्ट को तीन तरह से डिफॉर्म किया जा सकता है। एक, जैसे मेरे पास कोई वायर है, मैं उसको एक पॉइंट पर सस्पेंड कर दूं और नीचे एक वेट लटका दूं एम मास, तो इसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा। तो डिफॉर्मिंग फोर्स ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज कर सकता है, ठीक है।
तो लेंथ कैन बी चेंज बाय डिफॉर्मिंग फोर्स। या मान लो जैसे मैं कोई ये सिलेंडर ले लेता हूँ, सिलेंडर को ऊपर से फोर्स लगाता हूँ, तो देखो इसका वॉल्यूम चेंज होने के या फिर उसका और अप्रोप्रिएट एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम किसी कंटेनर में एक रबड़ या प्लास्टिक की बॉल, वाटर ले लो, उसके अंदर प्लास्टिक या रबड़ की बॉल लो, तो उसमें देखो चारों तरफ से जो फोर्स लगेगा वो इसका वॉल्यूम में चेंज करने की कोशिश करेगा। तो हम डिफॉर्मिंग फोर्स की मदद से वॉल्यूम में चेंज भी कर सकते हैं, लेंथ में भी चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम में भी चेंज कर सकते हैं। या तीसरा तरीका जैसे मैं तुम्हें बताऊं, ये तुमने क्या किया, एक वुडन प्लैंक लिया, इसका बेस को ग्राउंड से फिक्स कर दो और इसके टॉप सरफेस पर एक फोर्स लगाओ। ऐसा लगाने से ये क्या होगा, इसका बेस तो फिक्स है लेकिन इसकी ये जो सरफेस है, टॉप सरफेस है, ये थोड़ा आगे खिसक सकती है, तो शेप चेंज हो सकता है। तो तीसरी चीज डिफॉर्मिंग फोर्स क्या कर सकता है, इट कैन चेंज शेप। तो इस वजह से फिर हमने तीन तरह की स्ट्रेस का नाम रखा है। जब डिफॉर्मिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में लेंथ चेंज हो सकती हो, तो मैं अब तुम्हें वो तीन नाम बता रहा हूँ। देखो स्ट्रेस तीन टाइप की हो सकती है। एक इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, यानी लेंथ के अलोंग। जैसे मान लो तुमने एक वायर को सस्पेंड कर दिया, अब अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लेंथ चेंज कर सकता है तो उस केस में फोर्स पर रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया विल डिफाइंड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, जब डिफॉर्मिंग फोर्स लेंथ में चेंज कर सकता है उस वक्त रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, जैसे अगर डिफॉर्मिंग फोर्स ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम में चेंज कर सकता हो, जैसे मान लो ये स्फीयर है, स्फीयर पे चारों तरफ से हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की, जिसकी फोर्स की वजह से जो प्रेशर लग रहा है, तो मान लो टोटल एफ फोर्स इसके ए एरिया पर लगता है, तब फोर्स पर यूनिट एरिया विल बी डिफाइंड एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। restoring force, if deforming force can change the volume of substance, then restoring force per unit area is defined as volumetric stress। और तीसरा है shearing stress। देखें, जब तुम्हारा डिफॉर्मिंग फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, देन टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, तो तुमने जो ये टेंजेंशियल फोर्स लगाया और ये वाला एरिया काउंट करना है, तब टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो जब लेंथ को चेंज करे डिफॉर्मिंग फोर्स, तब रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज लॉन्गिट्यूडनल। जब वॉल्यूम को चेंज कर सकता है तब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और जब शेप चेंज कर सकता है तो शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, अभी देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो तुमको डायरेक्ट फॉर्मूले के बेसिस पर पूछ सकता है कि भाई शेयरिंग स्ट्रेस कितना और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वगैरह कितना है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्ट्रेस की बात। नेक्स्ट है तुम्हारे पास स्ट्रेन। देखो स्ट्रेन बेसिकली है, इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस टू ओरिजिनल डायमेंशंस। ठीक है, अब देखो ये डायमेंशन लेस और यूनिट लेस क्वांटिटी है। क्योंकि ये डायमेंशन और डायमेंशन का रेशो है, तो न तो यूनिट आएगी ना इसके डायमेंशन आएंगे, तो इट इज स्ट्रेन इज डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी। अब ये भी तीन टाइप की होती है, जैसे हमारे पास स्ट्रेस तीन टाइप का था, तो स्ट्रेन भी हमारे पास तीन टाइप की है। एक है लॉन्गिट्यूडनल,
देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया था एग्जांपल कि अगर हमने कोई, मान लो मेरे पास कोई एल लेंथ का वायर है, इस पे मैंने एम मास का सब्सटेंस सस्पेंड किया, उसकी वजह से लेंथ बढ़ के मान लो एल प्लस डेल एल हो गई, तब रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ इज डिफाइंड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ। दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था ना, अगर हमने एक वाटर में कंटेनर में कोई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट डाल दिया, तब उसको चारों तरफ से एक फोर्स लगेगा। मान लो इसका पहले वॉल्यूम वी रहा होता, अब वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट होकर वी माइनस डेल वी हो गया, तब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कम होगा तो नेगेटिव साइन आएगा, वॉल्यूम एक्सपेंड होगा तो पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। नेगेटिव अभी मैंने यहाँ पे माना कि वॉल्यूम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से कम होगा तो इसलिए नेगेटिव साइन है ना, जरूरी नहीं ये नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। तीसरा है तुम्हारे पास शेयरिंग। अब देखो शेयरिंग को कैसे डिफाइन करेंगे हम, जब डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से शेप चेंज हो ऑब्जेक्ट का, है ना। ये मान लो पहले ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, तुमने क्या किया, इसका बेस फिक्स कर दिया और इसकी टॉप सरफेस पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया, ये ए एरिया पर। अब ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया, ठीक है। ऊपर वाली जो सरफेस है वो बेस वाली सरफेस के रेस्पेक्ट में कुछ डिस्प्लेस हो गई, ठीक है। कितने एंगल से डिस्प्लेस हो गई, 5 एंगल से। कितनी लेंथ से डिस्प्लेस हो गई, एक्स से। ये लेंथ टोटल एल थी। तो ये जो एंगल होता है, जितने एंगल से जो टॉप लेयर है वो बेस वाली लेयर के रेस्पेक्ट में या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट्स आ जाए जो लेयर्स के बीच में, जितने एंगल से ये डिस्प्लेसमेंट आता है उसको हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। अगर ये एंगल छोटा है, जो कि होता है, तो हम 5 को 10 फाइव भी लिख सकते हैं और यहाँ पर 10 थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस तरह से स्ट्रेंथ भी हमारे पास 3 तरह की हो गई। तो अभी तक हमने देखा इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में ग्राफ। सेकंड हमने देखा इलास्टिसिटी। थर्ड हमने स्ट्रेस देखा विच इज रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। फिर हमने फोर्थ देखा स्ट्रेंथ विच इज रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादातर संभावना है कि ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, तो इतने टफ अभी तक बने नहीं है। तो वो अभी हम थोड़े एक दो टॉपिक के बाद क्वेश्चंस पर पहुंचेंगे। इसके बाद है हुक्स लॉ। देखो हुक्स ने जो लॉ दिया था वो पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन के बिना दिया था और बहुत सिंपल था। जैसे क्या है कि तुम्हारे पास मान लो कोई एक स्प्रिंग है, इसके नीचे एक पेन है, इसके ऊपर तुम कोई वेट लटकाते हो, मान लो एम मास लटकाया, तो एम मास लटकाने से यहाँ पर एक्सपेंशन आएगा स्प्रिंग में। ये जो एक्सपेंशन होगा, देखो अब ये जो लोड होगा, लोड इज प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंशन। जितना ज़्यादा लोड उतना ज़्यादा एक्सपेंशन। अब हम इस टर्म को थोड़ा टेक्निकल ले आते हैं। लोड की जगह हम यूज़ करते हैं स्ट्रेस और एक्सपेंशन की जगह हम यूज़ करेंगे स्ट्रेन, ठीक है। तो हुक्स ने बोला विद इन इलास्टिक विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब जब तक ये प्रोपोर्शनल है ना, तो विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यही हुक्स लॉ है, ठीक है। इसको हम थोड़ा आगे चलते हैं। इस इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराएंगे ई। इसको बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज बेसिकली रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। और इसका ऐसा यूनिट किसका होगा, देखो स्ट्रेस का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्ट्रेंथ तो डायमेंशन लेस और यूनिट लेस होती है। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी यूनिट क्या हो जाएंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात हो गई।
नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो भी हमने बात करी ना, ये भी तो 3 टाइप का होगा, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेंथ दोनों 3 टाइप के, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हमारे पास 3 टाइप का। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को भी हम 3 कैटेगरी देंगे और फिर इनको हम आगे चल करके और डिटेल करेंगे। पहला, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। जिसको हम y से डिनोट करेंगे, एंड इट इज रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो इसको हम अभी डिटेल में ले जाएंगे तब बात करेंगे। दूसरा है हमारे पास बल्क मॉड्यूलस। इसको b से डिनोट करेंगे, और इट इज रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तीसरा है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसको कैपिटल G से डिनोट करेंगे। इट इज रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन, है ना। अभी हम एक एक करके इनकी डिटेलिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। कैपिटल Y से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इट इज रेशियो ऑफ, कैपिटल Y है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एक मिनट, ओके। देखें, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगर तुम्हारा डिफॉर्मिंग फोर्स लेंथ को चेंज कर रहा है, तब उसमें जो स्ट्रेस आएगा वो भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा, और जो स्ट्रेन आएगा वो भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये जो रेशियो है ना, जैसे एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ, मेरे पास ये कोई वायर था, इसकी अभी नेचुरल लेंथ है L। ठीक है, अब सपोज मैं इसके ऊपर कोई M मास सस्पेंड कर देता हूँ, तो इसमें एक्सपेंशन आ जाता है। मान लो ये एक्सपेंड होकर के, एक मिनट, इसको थोड़ा सा एक्सपेंशन दे देते हैं। ये पहले L लेंथ का था, लेकिन M मास लटकाने पर मान लो इसकी लेंथ चेंज होकर के L प्लस डेल एल हो जाती है ना। तुमने mg मास सस्पेंड किया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी हम A ले लेते हैं। तो देखो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस विच इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विच इज चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। ओके, यहाँ पर फोर्स जो है वो mg है, तो mg अपॉन एरिया इंटू डेल एल इंटू एल। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है वो देखते हैं। जैसे मान लो मैं ये सपोज करूं कि मेरे पास कोई एक वायर है ऑफ लेंथ L या ऑफ वॉल्यूम V। मेरे पास V वॉल्यूम का कोई मटेरियल का कोई वायर है, दो वायर ले लेते हैं हम, है ना, सेम मटेरियल के। तो हमारे पास एक कंडीशन क्या है, सेम मटेरियल के हमारे पास दो वायर्स हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। एक का क्रॉस सेक्शन एरिया है A, और दूसरे वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लेते हैं 4 टाइम्स ऑफ A, वॉल्यूम V। मैंने इस फर्स्ट वाले वायर पर F फोर्स लगाया, और ऐसा करके लेंथ में एक्सपेंशन
स्मॉल एल कर लिया या डेल एल कर लिया। अब मुझको ये पता लगाना है कि सेकंड वायर पर मैं कितना फोर्स लगाऊं टू प्रोड्यूस सेम एक्सटेंशन, है ना। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। मेरे पास सेम मटेरियल के दो वायर हैं, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है, एक का ए है और एक का 4A है। फर्स्ट वाले पर जिसका एरिया ए है मैंने एफ फोर्स लगाया और उसमें एक्सपेंशन कर दिया डेल एल। तो अब सेकंड वायर पर मैं कितना फोर्स लगाऊं टू प्रोड्यूस सेम एक्सटेंशन। ओके, तो अभी देखो हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट के लिए अगर मैं इक्वेशन यूज करूं, दोनों सेम मटेरियल के हैं तो दोनों का वाई सेम होगा। वाई इक्वल टू होता है फोर्स इंटू लेंथ। अभी फर्स्ट की मैं लेंथ एल मान लेता हूँ, एल अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू एक्सटेंशन। ठीक है, सेकंड वाले की देखो, फर्स्ट वाले की लेंथ मैं L1 मान लेता हूँ, सेकंड वाले की लेंथ L2 मान लेता हूँ। अब सेकंड वाले वायर के लिए अगर मैं इक्वेशन लगाऊंगा, एफ डैश F1 जो हमको फाइंड आउट करना है, L2 अपॉन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 4A इंटू डेल एल। ठीक है, अब देखो दोनों साइड में, दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है y, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होने चाहिए। तो मीन्स F L1 अपॉन A इंटू डेल एल इक्वल टू F1 L2 अपॉन 4A इंटू डेल एल। ठीक है, डेल एल और डेल एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल कर लेंगे, एफ, अच्छा एफ तो हमको पता करना है। ठीक है, अब सुने, यहां से तुम्हें मिलेगा F1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ FL1 अपॉन L2। ठीक है, अभी हमको ये दोनों डायमेंशंस दिए हुए नहीं थे, तो हमको लेकिन एक बात दी हुई है कि दोनों का वॉल्यूम सेम है। देखो वॉल्यूम इक्वल टू होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू एल। ये पहले वाले का वॉल्यूम हो गया, दूसरे का भी V है, तो इट विल बी इक्वल टू 4A इंटू L2। इससे ए को कैंसिल कर दो, L1 अपॉन L2 इक्वल टू 4। हम अगर उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, 4 इंटू 4 16F। तो सेकंड में सेम एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए हमको 16F का फोर्स लगाना होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे हम। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जो फॉर्मूला बेस्ड है, किसी एक वैल्यू को, जैसे यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, हो सकता है तुमको लेंथ दे दे सेम वॉल्यूम के लिए, तो हम ठीक ऐसे ही अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, सेकंड है हमारे पास बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको बी से डिनोट करते हैं। अब एक एक बात और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि यंग मॉड्यूलस इज डिफाइंड फॉर सॉलिड्स ओनली। क्यों? लिक्विड की मैं लेंथ चेंज ही नहीं कर सकता, गैसेस की भी लेंथ डिफाइन नहीं कर सकता। बल्क मॉड्यूलस इज डिफाइंड फॉर ऑल द 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। क्यों? क्योंकि तीनों का वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं हम, सॉलिड का भी चेंज कर सकते हैं, लिक्विड का भी वॉल्यूम और गैस का भी, क्योंकि वॉल्यूम डिफाइंड होता है ना। और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज, दिस टर्म इज डिफाइंड एज, डिफाइंड फॉर सॉलिड्स ओनली, क्योंकि शेप सिर्फ सॉलिड्स का होता है, फिक्स है ना। लिक्विड और गैस तो कंटेनर का शेप ले लेते हैं, तो इसलिए उस टर्म के लिए डिफाइन नहीं होगा, उन स्टेट्स के लिए डिफाइन नहीं होगा। तो बल्क मॉड्यूलस ऑल इज डिफाइंड फॉर ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। अब सुनो, इसको हम समझते हैं। बल्क मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है ना। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था ना, हम एक कंटेनर लें, कंटेनर में वाटर फिल कर लेते हैं, फिर कोई मटेरियल, कोई एक स्फेरिकल बॉल उसमें डाल देते हैं, तो उसको चारों तरफ से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मिलेगा। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तो हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन, अभी इस केस में अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो माइनस डेल वी बाय वी, है ना। अब देखो अगर फोर्स पॉजिटिव है तो वी, डेल वी नेगेटिव होगा, अगर फोर्स नेगेटिव है तो डेल वी पॉजिटिव होगा। तो ये मतलब नेगेटिव साइन तो आएगा, या तो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में या फिर
न्यूमरेटर में आएगा। अब इस केस में फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर, है ना। जो एक्स्ट्रा फोर्स होगा, जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, वही तो फोर्स लगा पाएगा, माइनस डेल वी बाय वी। तो बल्क मॉड्यूलस हमारे पास हो जाएगा माइनस डेल पी वी अपॉन डेल वी। ठीक है, ये टर्म हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, इसका जो रेसिप्रोकल है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का, इट इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। ठीक, अब यहाँ पर देखो किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मान लो उसने बोला है कि एक मटेरियल है, मान लो बॉल ही ले लेते हैं, इसका बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बी है, और हमने इसके ऊपर पी प्रेशर एक्स्ट्रा एक्सर्ट करके इसका वॉल्यूम चेंज कर दिया। ठीक है, तो व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस ऑफ द बॉल। ठीक है, अब जैसे इसकी ओरिजिनल रेडियस आर रही होती और रेडियस में चेंज डेल आर हो गया होता, तो ये हमसे पूछ रहा है डेल आर अपॉन आर बताएं आप। ठीक है, ये इसने हमसे पूछा है। अब सुनो, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमने एरर में पढ़ा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं डेल वी बाय वी। अब देखो 4/3 और पाई तो कांस्टेंट है, 3 टाइम्स ऑफ डेल आर बाय आर। तुमको ध्यान होगा कि तुम एरर में पढ़ते हो, इफ z इक्वल टू a रेस टू पावर n, देन डेल z बाय z इक्वल टू पावर आगे हो जाएगी डेल a अपॉन a। हमने यही तरीका यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, अब सुने, बल्क मॉडुलस होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज, नेगेटिव ऑफ चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो हम क्या लिख सकते हैं, बल्क मॉडुलस इक्वल टू प्रेशर अपॉन डेल वी बाय वी की जगह 3 डेल आर अपॉन आर लिख सकते हैं, या हम देखेंगे डेल आर अपॉन आर इक्वल टू पी अपॉन 3b। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा नेगेटिव। तो ये रेडियस में फ्रैक्शनल चेंज है इस टाइप के। देखो इस चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चन है ना फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो तुम्हें फॉर्मूला अच्छी तरह याद रखना है ना, ये फॉर्मूला अच्छी तरह तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। कैपिटल जी से डिनोट कर रहे हैं। ये कब काम में आएगी, जब डिफॉर्मिंग फोर्स शेप बदल रहा होगा। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ shearing stress to shearing strain। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक क्यूबॉइड था, हमने क्या किया, इसके बेस को तो कर लिया फिक्स, और इसकी जो अपर लेयर है उस पर एक टेंजेंशियल फोर्स F लगाया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम A सपोज कर लेते हैं। ऐसा करने से ये डिफॉर्म हो गया है ना, ये इसका नया पोजीशन हम बना रहे हैं। बिना वॉल्यूम चेंज हुए इसका शेप चेंज हो गया। ओके, और ये साइड्स जो हैं फाई एंगल से स्लाइड कर गई, और कितनी डिस्टेंस से, x डिस्टेंस से। इसकी लेंथ हम L सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो शेयरिंग स्ट्रेस हो जाएगा, इट इज़ टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन फाई। इसको हम लिख सकते हैं F अपॉन ए फाई। फिर फाई को हम अप्रॉक्सीमेटली 10 फाई भी सपोज कर सकते हैं, क्योंकि छोटे एंगल पर फाई की वैल्यू और 10 फाई की वैल्यू सेम होती है। तो G इक्वल टू F अपॉन
और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, तो उससे ये एक्स अपॉन एल हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने देखें, हमने क्या देखा, सबसे पहले इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखे, उसके बाद हमने इलास्टिसिटी देखा जो कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ इट इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। उसके बाद हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन देखा, फिर हमने हुक्स लॉ देखा, फिर हमने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी देखा। ठीक है, तो हम देखो अभी क्या किन 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 टॉपिक को कवर कर चुके हैं। हमने ये देख लिया, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन देख लिया, हुक्स लॉ देख लिया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी देखो, अभी तक जो क्वेश्चंस की जो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है वो इस एरिया से आने की है, और यहाँ से अभी आया नहीं है लेकिन आ सकता है इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस से। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से जो फॉर्मूला है ना, उसको अच्छी तरह ध्यान रखना, उसमें कोई ना कोई एक क्वांटिटी मिसिंग होगी, वो पूछेगा तुमसे और बाकी क्वांटिटी दे रखी होंगी, या रेशो करके हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, देखो, एक तुम क्या करो, एक स्टील का वायर सस्पेंड कर लो। ठीक है, इसकी लेंथ हम सपोज कर लेते हैं कैपिटल एल। अब अगर हम इसके ऊपर कोई एम मास सस्पेंड करते हैं, उससे सपोज इसकी लेंथ चेंज होकर के एल प्लस एल हो गई है ना, स्मॉल एल प्लस कैपिटल एल हो गई, ग्रेविटी एम जी काम किया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लेते हैं, तो हम स्ट्रेस फाइंड आउट कर लेंगे। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। हम स्ट्रेन भी फाइंड आउट कर लेंगे, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फिर हम यहाँ पर मास अलग अलग बदल करके स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं। हम एक टेबल बना लेंगे, उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रेस का वैल्यू और उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन का वैल्यू ना, अलग अलग मासेस के लिए। यहाँ मास की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सस्पेंड करेंगे वायर से, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, एक ग्राफ पेपर लेंगे, उसमें एक्स एक्सिस पर हम स्ट्रेन ले लेंगे और वाई एक्सिस पर स्ट्रेस। तो ये जो तुम्हारे पास पेयर मिले हैं इन दो वैल्यूज के, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को प्लॉट करते जाएंगे। तो हमारे को कैसा ग्राफ मिलेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमारे पास है स्ट्रेन और वाई एक्सिस पर हमारे पास है स्ट्रेस। ठीक है, तो हमने जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाई, स्ट्रेन भी प्रोपोर्शनली बढ़ता है। ठीक है, लेकिन ऐसा चलता है कहाँ तक, ए पॉइंट तक। ए पॉइंट को हम बोलेंगे लिमिट, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ठीक है, यहाँ तक तुमने जैसे अगर स्ट्रेस डबल करी तो स्ट्रेन भी डबल हो गया, दोनों प्रोपोर्शनल है। जिस प्रोपोर्शन में तुमने स्ट्रेस बढ़ाया उसी प्रोपोर्शन में स्ट्रेन बढ़ा। लेकिन ए के जस्ट बाद अगर तुम और वेट बढ़ाते हो यानी स्ट्रेस बढ़ाते हो, तो स्ट्रेन उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता, स्ट्रेन उससे ज़्यादा बढ़ जाता है ना। अब डबल, जैसे तुमने स्ट्रेस डबल करी इसके बाद, तो स्ट्रेन डबल से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ऐसा चलेगा। लेकिन ऐसा भी कब तक चलता रहेगा, बी तक। बी के बाद अगर तुमने बाउंड्री क्रॉस करी, अभी तो क्या है, तुम बी के बाद तक अगर वेट हटाते हो तो वायर अपना ओरिजिनल लेंथ गेन कर लेता है, मतलब इलास्टिक बना हुआ है अभी तक। ठीक है, बी पॉइंट तक ये इलास्टिक है, तो बी को हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। अब अगर तुमने बी के बाद वेट बढ़ाया, तो अब वायर अगर जो लेंथ लेगा वो वापस रीगेन नहीं करेगा, अब परमानेंटली एक्सपेंड हो जाएगा। तो
अब बी के बाद ये एक्सपेंशन इसका हो गया, लेकिन ऐसा भी चलेगा कहाँ तक, सी तक। सी के बाद अगर तुमने जरा सा भी वेट बढ़ाया तो सी, तो क्या होगा, वायर खुद अपने आप खिंचता हुआ डी पर जाकर के टूट जाएगा। तो सी होगी इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस। सी के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है इट इज नोन एज ब्रेकिंग स्ट्रेस। और डी जो है वो फ्रैक्चर पॉइंट है। डी के बाद टूट जाएगा। ठीक है। जिन मटेरियल के लिए सीडी पार्ट बड़ा होता है उनको हम बोलते हैं डक्टाइल। तो ये जो ग्राफ है ना ये डक्टाइल के लिए। डक्टाइल मटेरियल के लिए ही तुम वायर आराम से बना सकते हो। जैसे गोल्ड की अगर तुम ये सीडी पार्ट देखोगे तो काफ़ी बड़ा होता है, तो गोल्ड के हम बहुत पतले पतले वायर भी बना सकते हैं। तो जो डक्टाइल मटेरियल होंगे उसके लिए सीडी पार्ट बड़ा होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो ओ ए लाइन है ना, इस लाइन का जो स्लोप है वो स्लोप तुम्हें इलास्ट यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू बताता है। तो देखो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो अभी हम ये तो डक्टाइल मटेरियल का देख लिया। एक टाइप के मटेरियल और होते हैं, जैसे तुमने अगर ये वायर जो है आयरन का ना लेकर के फाइबर ग्लास का लिया होता तो वो बी के जस्ट बाद ही टूट जाता। ठीक है। तो बी के जस्ट बाद टूट जाता तो यानी सीडी पार्ट उसके लिए बहुत नेग्लिजिबल होता है या होता ही नहीं। तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल के लिए देखो ग्राफ कैसा होता। एक बात और कि मैंने ये बोला बी के बाद जो सब्सटेंस है वो अपना ओरिजिनल शेप गेन करेगा, लेकिन बी के बाद नहीं कर पाएगा ना। तो अब क्या होगा कि अगर तुमने बी के बाद भी तुमने वेट बढ़ाया, तुम हटा लोगे तो उसमें लेंथ परमानेंटली बढ़ जाएगी। तो वो कितनी बढ़ जाएगी वो देख लेते हैं। जैसे सी तक भी ले गए ना, तो ये जो ओ ओ डैश है इसको बोलते हैं परमानेंट सेट। इतनी लेंथ परमानेंटली बढ़ जाएगी, लेकिन कितनी, 1% से छोटी ही रहेगी ये लेंथ, है ना। और टोटल जो इसमें अगर हम स्ट्रेंथ देखें, टोटल स्ट्रेंथ जो है इसकी वो लेस देन 30%। मतलब तुम 30% तक मैक्सिमम एक्सटेंशन दे सकते हो वायर में। अगर तुम्हारे पास 100 मीटर लंबा वायर है तो हो सकता है 130 तक ले जाओ, लेकिन वो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। ठीक है। लेकिन ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ 30% से कम ही रहेगी। ब्रिटल मटेरियल के केस में क्या होगा, ये तो भाई होगी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। फिर एक तुमको मिलेगी इलास्टिक लिमिट, और इसके जस्ट बाद तुम्हें सी मिल जाएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस। और सी डी पार्ट लगभग मिलेगा या नहीं के बराबर मिलेगा। तो ये ब्रिटल मटेरियल के लिए हो गया ना। एक टाइप के मटेरियल और होते हैं जो किसी भी जगह पर हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते। जैसे ये अगर तुम देखो ओ ए सेक्शन तक तो हुक्स लॉ फॉलो हुआ है ना। यहाँ पर भी ध्यान रखना, ये ओ ए तक ही खाली हुक्स लॉ फॉलो हुआ है, ए के बाद हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ तक ये लेंथ तक तुम देखोगे हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। हमने बोला ना था अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। एक ऐसे मटेरियल है जो किसी भी, जैसे इसमें तुम्हें ए ओ ए पोर्शन तो दिखेगा हुक्स लॉ के लिए, लेकिन कुछ मटेरियल के लिए बिल्कुल ही नहीं दिखता, उनको बोलते हैं इलास्टोमर्स। जैसे हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं वो भी इलास्टोमर्स हैं, या तुमने रबर बैंड देखा होगा वो भी इलास्टोमर है। ये तो हमेशा इनका कोई भी स्ट्रेट पार्ट नहीं मिलेगा, ये ऐसे तुम्हें कर्व कर्व ही मिलेगा, है ना। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकते हैं। जैसे मान लो
स्ट्रेस स्ट्रेन कोई कर्व तुम्हें दे रखा है, मान लो ऐसा और वी और ऐसा कोई दे रखा है ना, ये मटेरियल ए के लिए, इसके लिए मान लो ये θ1 एंगल है, ऐसे ही मटेरियल बी के लिए भी दे रखा है ऐसा कुछ ग्राफ, इसके लिए एंगल θ2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, इस जो स्लोप होगा ना, स्लोप होता है डेल वाई बाय डेल एक्स, तो यहाँ पर वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होगा, ठीक है। तो हम देख करके बता सकते हैं कि भाई बी की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए, ठीक है। अगर तुमको देखो कंफ्यूज करने के लिए वो हो सकता है ग्राफ उलट दे, एक्स एक्सिस पे हो सकता है स्ट्रेस दे दे और यहाँ पर स्ट्रेन दे दे, और तुम्हारे पास अब दो मटेरियल हैं ए और बी, θ1 और ये है θ2, तो थीटा ए इज लेस देन थीटा बी। तो अब यहाँ पर देखो जो स्लोप है, इट इज स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, तो ये 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो इस केस में जिसका स्लोप कम होगा उसका ई बड़ा होगा, है ना, ई और स्लोप रेसिप्रोकल है, तो यहाँ से क्लियर है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में हो सकता है तुमसे वैल्यू ही पूछ ले, ठीक है। मान लो यहाँ पर स्ट्रेन दिया हुआ है और यहाँ पर स्ट्रेस दिया हुआ है, और तुम्हें कोई ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, तो तुमसे अगर ये पूछेगा ना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताओ, तो तुमने क्या करना है, स्ट्रेस और उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन की वैल्यू, मान लो ये ए है और ये बी है, तो तुम्हें यहाँ पर ए अपॉन बी कर देना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। या यहाँ पर ये पूछ सकता है कि जैसे स्टील बॉल इज मोर इलास्टिक देन रबर बॉल, या स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। देखो तुम कंफ्यूज मत होना, इलास्टिसिटी से मतलब एक्सपेंशन नहीं है, इलास्टिसिटी से मतलब है डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अपना ओरिजिनल शेप गेन करने की टेंडेंसी, ठीक है। तो जैसे अगर मैं मान लूं मैं सेम लेंथ का स्टील वायर लूं और सेम लेंथ का रबर वायर लूं, दोनों का लेंथ अभी हम सेम ले लेते हैं, ठीक है। ये स्टील है और ये रबर है, ठीक है। दोनों पर सेम मास सस्पेंड करो, तो ऑब्वियसली जो स्टील की लेंथ में एक्सपेंशन होगा सेम वेट के लिए, इट विल बी ग्रेटर देन, ओ रबर में एक्सपेंशन ज़्यादा आएगा, तो रबर ज़्यादा एक्सपेंड होता है, हमको पता है ना हमारे एक्सपीरियंस से, ठीक है, सेम मास के लिए। अब देखो तुमको पता है कि y इक्वल टू होता है एफ ए एल डेल एल, ठीक है, या डेल एल इक्वल टू एफ ए अपॉन एल वाई। तो तुमने देखा y इज रेसिप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ, अगर डेल एल बड़ा है तो y छोटा होगा, तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि स्टील का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन रबर वाले का। तो जिसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बड़ा, वही तो नापता है कि इलास्टिसिटी किसकी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा इलास्टिक होता है, जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है, ठीक है। इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे भी फ्रेम हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच वायर। देखो ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है ना, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स,
तो इसके अगेंस्ट जो भी काम करोगे वो स्टोर हो जाएगा, उसका आधा स्टोर हो जाता है और आधा हीट में लूज कर जाता है। देखो कैसे, मान लो तुम्हारे पास एक स्टील वायर है ऑफ लेंथ एल, मैंने इसको ऊपर एक एम मास सस्पेंड किया, एक मिनट, तो यहाँ फॉर्मूले में एक गड़बड़ हमने कर दी, ये एफ अपॉन एरिया है, ठीक है, और ये डेल एल अपॉन एल है, ठीक, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एफ एल अपॉन है, ठीक है, ये करेक्शन कर लेना। अभी क्या है, तुमने एम मास सस्पेंड करके इसमें इसकी लेंथ को स्मॉल एल एक्सटेंड कर लिया। अब तुम इसको और फोर्स, अभी मैं एम मास की जगह यहाँ पे मान लेता हूँ मैंने एक फोर्स लगाया है, ठीक है, मैंने एफ फोर्स लगा कर कैसा किया, अब मैं इसकी लेंथ को और इंक्रीज करना चाहता हूँ डेल एल से। अब क्या है कि ये जो फोर्स है ना, ये तुम्हारा फोर्स लेंथ पे डिपेंड करता है। ये जो फोर्स है, तुमको अगर यंग मॉडुलस का फॉर्मूला पता हो, एफ एल ए अपॉन डेल एल, तो यहाँ से क्लियर है कि ये जो एफ है, एफ इक्वल टू वाई ए एल अपॉन एल, ठीक है। तुमने जैसे स्प्रिंग में देखा होगा ना, स्प्रिंग में फोर्स कांस्टेंट जो होता है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, ये ठीक वैसी बात है, ये ना के जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, फोर्स कांस्टेंट जैसी बात है। तो एफ जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी उतना तुम्हें फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं फोर्स को कांस्टेंट मान सकता हूँ। 1 मिनट, ठीक है। तब अगर मुझे छोटे से एक्सपेंशन में जो वर्क डन कर रहा है वो निकालना हो, तो दिस फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करना होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो एफ डी एल। अब यहाँ से ना एफ की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ की वैल्यू वाई ए एल एल डी एल, ठीक है। तो हमने कितना वर्क डन किया, वाई ए एल एल डी एल, ठीक है। अब मेरे को वो टोटल वर्क डन निकालना है जो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो मैं ऐसे सारे छोटे छोटे वर्क डन को ऐड कर दूं जो मैंने जीरो से एल तक, स्मॉल एल तक एक्सपेंशन में किए हैं। इसमें से जो कांस्टेंट पार्ट है उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, एल डी एल, मैंने लेंथ को जीरो से एल तक एक्सपेंड कर दिया था। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू वाई ए एल, एल का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट इज जीरो, अपर लिमिट इज एल। और अगर मैं इनिशियल जीरो पोटेंशियल एनर्जी थी, इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू हाफ वाई ए एल इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो वर्क डन किया इट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ वाई ए बाय एल इंटू एल स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारे लिए को आसानी दे। देखो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है हाफ वाई ए अपॉन कैपिटल एल इंटू एल स्क्वायर। मैं इस इक्वेशन को एल से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब सुनो, तुम्हारे पास वायर था जिसकी ओरिजिनल लेंथ एल थी, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, तो इसका वॉल्यूम देखो, सिलेंड्रिकल शेप में ना, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। तो एक्चुअली में ये ए इंटू एल मिलके वॉल्यूम बन जाएंगे ना, तो यू इक्वल टू हाफ वाई ए एल और एल बाय एल स्क्वायर, ये स्ट्रेन बन जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या है, वॉल्यूम, और ये क्या है तुम्हारे पास, स्ट्रेन। अब एक टर्म होता है एनर्जी डेंसिटी,
उसको हम UD से दिखाते हैं, एंड इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अभी हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, इस वॉल्यूम से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हाफ वाई इंटू स्क्वायर ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, अब देखो एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हाफ वाई इंटू स्क्वायर ऑफ स्ट्रेन है। हम वाई को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब ये बड़े काम का फॉर्मूला है ना, इस पर क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, तो ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है। एक तो ओरिजिनल फॉर्मूला एनर्जी वॉल्यूम के टर्म में, हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत काम का है, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन वाला। ठीक है, अब इस पर जैसे इससे हम क्वेश्चन को कैसे फ्रेम कर सकते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक वायर है, तुमने उसके ऊपर F फोर्स लगाया, और F फोर्स लगा करके इसकी लेंथ पहले L थी, अब बढ़ करके L+L हो गई। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें कितनी, इसकी में स्टोर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। पोटेंशियल एनर्जी हमको बताना है इसमें। ठीक है, और ठीक ये हमको दिया हुआ है, तो हमको पता है कि एनर्जी डेंसिटी जो होती है इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और पोटेंशियल एनर्जी पूरी निकालनी है तो एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दो। अभी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं दिया हुआ, मान लो ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको अगली टर्म में कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी है स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और इंटू उसमें वॉल्यूम का मल्टीप्लाई और कर दो। ठीक है, अब देखो स्ट्रेस हम कैसे निकालेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया से। स्ट्रेन हम कैसे निकालेंगे, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इंटू AL। तो इससे इसको कैंसिल कर दो, इससे इसको कैंसिल कर दो, तो तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा जो पोटेंशियल एनर्जी है इस वायर की, इट इज़ हाफ F इंटू L। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, देखो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, मान लें मेरे पास एक स्टील का स्लैब है और एक ग्लास का स्लैब है। मैंने दोनों के ऊपर 20 kg का वेट रख दिया। ग्लास के स्लैब पर भी और स्टील के स्लैब पर भी मैंने दोनों पर 20-20 kg का वेट रख दिया। अब अगर इनको हटाऊंगा, देखो जब वेट रखा तो ये डिफॉर्म होंगे, वेट हटाऊंगा तो वापस अपना ओरिजिनल शेप गेन करेंगे। तो क्या स्टील और ग्लास दोनों सेम टाइम पर अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेते हैं? यानी मेरे पूछने का मतलब है क्या अलग अलग मटेरियल की जो अपना ओरिजिनल शेप रीगेन करने की जो टेंडेंसी है वो सेम है? तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि सबका यंग मॉडुलस ऑफ, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो डिफरेंट होता है, और वो बताता है कि टेंडेंसी कितनी है। तो स्टील तो लगभग इमीडिएटली अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा, लेकिन ग्लास को अपना ओरिजिनल शेप गेन करने में टाइम लग जाएगा। तो ये जो टाइम डिले है, इसको करीब 1-1.5 घंटा लग जाएगा अपना ओरिजिनल शेप गेन करने में। तो ये जो टाइम डिले है इन रीगेनिंग ओरिजिनल शेप इज नोन एज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो क्या टाइम डिले इन रीगेनिंग
ओरिजिनल डायमेंशंस आफ्टर रिमूवल ऑफ deforming force is known as elastic after effect. ओके, तो यहाँ से तो कोई ऐसा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। आगे देखते हैं। इलास्टिक फटीग, थकना, मतलब जैसे हम थकते हैं ना काम करके, तो क्या मटेरियल भी थक जाता है, अपनी इलास्टिसिटी लूज कर जाता है? तो चेक करते हैं। हम क्या करेंगे, दो आइडेंटिकल वायर ले लेते हैं, एक ही मटेरियल के बने हुए, बिल्कुल एक जैसे, एक है ए और एक है बी। मैं दोनों के नीचे एक डिस्क लगा देता हूँ, ठीक है। अब हम डिस्क को ट्विस्ट करेंगे, ऐसा ट्विस्ट किया, छोड़ देंगे तो ऑसिलेट करते करते फिर रुक जाएगी। ए को हमने कुछ नहीं करना, ए को ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन बी को हम बार बार ट्विस्ट करके छोड़ेंगे, फिर ट्विस्ट करके छोड़ेंगे, ऐसे करते रहेंगे। ऐसा हमने 1 महीने तक किया इसको, या मान लो 2-4 महीने तक कर लिया। अब उसके बाद फिर हम ए और बी को 30 डिग्री से घुमाते हैं और छोड़ते हैं, तो हम देखेंगे ए तो ए बी के कंपैरिजन में जल्दी से अपना ओरिजिनल शेप की तरफ मूव कर जाएगा। तो दोनों बिल्कुल सेम मटेरियल थे, लेकिन फ़र्क क्या हुआ, ए को हमने बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगाया, लेकिन बी को हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते रहे, तो बी ने अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी लूज कर दी, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं इलास्टिक फटीग। तो लॉस इन प्रॉपर्टी ऑफ elasticity when object is under the deforming force for long time period, है ना। इसी के बेसिस पर हम लाइफ निकालते कि भाई ये बिल्डिंग 50 ईयर्स तक ठीक चलेगी। क्यों, क्या चीज़ खराब हो जाती है, मटेरियल की इलास्टिसिटी अगर लूज हो गई तो चीज़ें टूट जाती है आराम से। जब तक मटेरियल इलास्टिक है तब तक वो ब्रेक होना उसको आसान नहीं है। इसलिए हम पुल को डिफाइन कर देते कि भाई ये पुल अब सेफ नहीं है ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उसको हम फिर गिरा देते हैं। तो इसी बेसिस पर हम, है ना, उसकी इलास्टिक फटीग कितने टाइम में होगा, वो जब तक इलास्टिक है तब तक तो गिरेगी नहीं, टूटेगी नहीं चीज़, ठीक है। तो यहाँ भी खाली कोई न्यूमेरिकल वाला कोई फॉर्मूला नहीं है, खाली टर्म है, तुमको ध्यान रखना है। अब है पॉइजन्स रेशो, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। देखो एक्चुअली क्या है, अभी तक हमने ना एरिया में चेंज की बात नहीं कर रहे थे। मान लो एक वायर है, इसकी रेडियस है आर और लेंथ है कैपिटल एल। अब अगर इस वायर को तुम किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में इसकी लेंथ इंक्रीज करते हो, तो ऑब्वियसली इसकी रेडियस डिक्रीज होगी। अगर इसकी लेंथ एल प्लस स्मॉल एल हो गई, इसकी रेडियस आर माइनस डी आर होगी। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ तो हमें को पता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना, लेंथ वाइज जो चेंज होगा, और लेंथ के परपेंडिकुलर जो चेंज हुआ उसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन, कितना हुआ, माइनस डेल आर अपॉन आर, है ना। माइनस इसलिए क्योंकि रेडियस यहाँ पे कम हो गई, तो चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विच इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इस रेशियो को हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो क्या है, इट इज लेटरल स्ट्रेन टू, इट इज रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक। इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू -1 से लेकर के हाफ तक, और प्रैक्टिकल वैल्यू इसकी 0 से लेकर के हाफ तक।
हाफ तब आती है जब डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, बाकी वेरी करता है। तो यहाँ पर अभी ऐसा कोई सच एस क्वेश्चन आया नहीं है और यहाँ पे बनने की संभावना कम है, लेकिन तुमको ये याद होना चाहिए बस खाली, पॉइजन्स रेशो। अब एप्लीकेशंस, ये इसका लास्ट टॉपिक है। इस चैप्टर की हम प्रैक्टिकल लाइफ में हमको क्या क्या एप्लीकेशन है। नंबर 1, तुमने देखा होगा जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है उसमें जो गर्डर्स होते हैं वो आई शेप में होते हैं, या तुमने रेलवे ट्रैक देखा होगा तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी आई शेप का होता है। जैसे अगर मैं रेलवे ट्रैक के क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूं, तुमने देखा होगा कि वो ऐसा होता है ना, ये आई शेप में होता है। तो ऐसा क्यों, आई शेप में क्यों देते हैं हम, तो उसको समझ लेते हैं। देखो मेरे पास एक रॉड है, मैं आयरन की रॉड थी, हैवी थी, उसको अगर मैं दो सपोर्ट पे टिकाता हूँ तो वो अपने वेट की वजह से उसमें डिप्रेशन आ जाता है। ये हमने एक रॉड ले लिए, ठीक है, मैंने यहाँ इसको दो सपोर्ट पे टिकाया था, तो इसके वेट की वजह से इसमें इसको रहना ऐसा चाहिए था सीधा, लेकिन अब ये डेल्टा से डिप्रेस हो गई। ये जो डिप्रेशन है ये वेट एल क्यूब अपॉन, देखो एल इसका लेंथ है, एल इसकी लेंथ है, और बी इसकी ब्रेथ है, और डी इसकी डेप्थ है ना, ये डी, ये है डी, ये है बी, और ये लेंथ है। ये जो डिप्रेशन आया है ये 4b d³ y, ये फॉर्मूला है इसका ना। अब हम नहीं चाहते ये डिप्रेशन जितना ज़्यादा आएगा उतना इसके टूटने की संभावना बढ़ जाएगी, हम नहीं चाहते कि डी ज़्यादा है, डेल्टा ये जो डिप्रेशन है ज़्यादा है। देखो लेंथ हमारे पास फिक्स है कि भाई इतनी लेंथ की रॉड लेनी है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, 4 कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, तो हम जो कर सकते हैं वो W, B और D में, सबसे ज़्यादा D में, ये जो है ना ये है D, ये है B। अभी मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा नहीं रखता तो मुझे क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा मिलता, ये B और ये D। हमको वेट को कम करना है और B और D को कम नहीं करना, इनको बड़ा रहने देना, तभी तो डेल्टा कम होगा। तो B और D बड़ा रहे तो उसके लिए मैं क्या करूँ, बीच में से मटेरियल काट के निकाल दूं, ऐसा यहाँ से भी निकाल दूं और यहाँ से भी ऐसा कर दूंगा, तो B भी इफेक्टेड नहीं होगा और D भी इफेक्टेड नहीं होगा। यही वजह है कि जो गर्डर्स होते हैं उनका शेप आई होता है। तो फर्स्ट हमने एप्लीकेशन देखी, आई शेप ऑफ गर्डर, ठीक है, तो ये ताकि डिप्रेशन डेल्टा कम हो इस वजह से हम आई शेप में लेते हैं। सेकंड, मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन ऑन अर्थ सरफेस। अभी देखो हमको पता है कि जो एवरेस्ट है वो सबसे हाईएस्ट पीक वाला माउंटेन है अर्थ सरफेस पर, उसकी हाइट करीब 8 किलोमीटर से कुछ बढ़ी है। हम क्या और भी बड़ी हाइट का माउंटेन पॉसिबल है अर्थ सरफेस पर, वो चेक करते हैं। अभी मैं चेक करने के लिए माउंटेन जो है, ये माउंटेन लिया, माउंटेन को लगभग सिलेंड्रिकल शेप में मान लेता हूँ ना, सिलेंड्रिकल होता नहीं है लेकिन मान लेता हूँ ये सिलेंड्रिकल, क्योंकि मेरे को मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसका मास m है, ठीक है। माउंटेन जो टिके होते हैं ना उनके नीचे रॉक्स होती हैं, हार्डेस्ट रॉक होती है अर्थ की, और जो सबसे हार्डेस्ट रॉक है
उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है थ्री इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये है। ठीक है, तो यानी मान लेते हैं हम माउंटेन की हाइट h है। ठीक है, तो अब ये इसकी ग्रेविटी काम कर रही है mg नीचे, तो ये जो माउंटेन स्ट्रेस लगाएगी इस रॉक पर, इट मस्ट बी सॉरी लेस देन और इक्वल टू 3 × 10⁸ ये तो ये रॉक टूट जाएगी, रॉक टूटने से माउंटेन नीचे सिंक हो जाएगा और उसकी हाइट कम हो जाएगी। तो ये जो स्ट्रेस लगाएगी माउंटेन, जो स्ट्रेस लगाएगा इस रॉक पर, वो 3 × 10⁸ से कम या उसके बराबर होना चाहिए। तो स्ट्रेस यहाँ पर कितना है, mg वेट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, अब मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अर्थ के मटेरियल की डेंसिटी हम रो ले लेते हैं, तो मास इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम में सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू जी। ठीक है, अपॉन ए, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 3 × 10⁸। ठीक है, ए टू ए कैंसिल कर देंगे, तो एच मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन रो जी। अब जो रो है ये अर्थ के मटेरियल की डेंसिटी है। अब अर्थ के मटेरियल की डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो हम है ना एक्चुअली में इसकी एवरेज डेंसिटी ले लेते हैं। अर्थ के मटेरियल की एवरेज डेंसिटी होती है 3 × 10⁻3। ठीक है, और जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, तो 3 डिवाइड हो जाएगा और 10⁻4, अगर 10⁻8 को 10⁻4 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 10⁻4 मीटर या 10 किलोमीटर। तो मैक्सिमम हाइट जो माउंटेन की होगी, अभी हमने रफ कैलकुलेशन किए, 10 किलोमीटर से बड़ा माउंटेन अर्थ सरफेस पे पॉसिबल नहीं है। लास्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं, मिनिमम रेडियस ऑफ क्रेन। देखो तुमने देखा होगा हैवी हैवी मटेरियल उठाने के लिए क्रेन्स होती हैं इस टाइप में कुछ। ये वायर है और इससे हमने क्रेन की मदद से W वेट उठाया हुआ है। ठीक है, तुमने देखा होगा ऐसे, ऐसे इंसान उसको ऑपरेट करता है। तो ये जो हमने वायर लिया है W वेट उठाने के लिए, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं R, या इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है πr²। ठीक है, जो स्टील होता है उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस होती है ब्रेकिंग स्ट्रेस होती है 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो वायर में स्ट्रेस आएगी, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 3 × 10⁸। अगर इससे ज़्यादा हुई तो वायर टूट जाएगा। अब स्ट्रेस होता है वेट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो R मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेट अपॉन पाई इंटू 3 × 10⁸। अब तुम कितना वेट उठा रहे हो वो डिफाइन करेगा कि तुम्हें कितनी रेडियस का चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है ना, तो तुम ये इसी पैटर्न से हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में रख करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हमने पूरा कंप्लीट चैप्टर कर लिया। यहाँ से मैंने तुम्हें बता दिया कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों।